क्लियर है आवाज? ये सुन लो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे वो है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, और वी कॉल्ड अल्फा एल, अल्फा ए, अल्फा बी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, सबसे जो पहला काम यहाँ करते हैं वो निकालते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग अल्फा एल एंड अल्फा ए। सो कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? सर एरिया को लेंथ के हिसाब से लेने से, मतलब एल स्क्वायर। या दैट्स ट्रू। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, पहला एक्सप्रेशन जो था L2 इज इक्वल टू L1, ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद है, ये हम लोग जानते हैं। नाउ आप क्या कर सकते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा L1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। एग्री? लेकिन हम लोग इस लास्ट वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट इट। But anyone can answer why we neglect it? Why should we neglect this? इसको neglect क्यों कर पाएंगे हम लोग? The reason is बिकॉज अल्फा alpha अल्फा is वैल्यू इज very वेरी small. स्मॉल। Yes. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं as alpha is very small, तो अल्फा का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया वो हो सकता है L2 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। L2 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ A2, और L1 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ A1, एरिया 1, बिकॉज लेंथ इंटू लेंथ विल बी एरिया, and this will become 2 alpha delta t. So if we compare this equation with the standard equation, standard formula क्या था, A2 is equal to A1 1 plus बीटा डेल्टा टी था। सो इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या रिलेशन मिलेगा अल्फा और बीटा के बीच में? यही लिख दो, इसी स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, नया स्लाइड नहीं होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं बीटा की जगह, यहाँ पे आपको दिख रहा है बीटा की जगह कितना है, 2 अल्फा है। सो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। दिस इज द रिलेशन। क्लियर और नॉट? अनंत, समझ में आया? यस सर। साहिल? यस सर, क्लियर। दूसरा निकालो तुम लोग, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, या फिर हम लोग कह सकते हैं अल्फा एल एंड अल्फा वी, दैट इज वॉल्यूम, फॉर वॉल्यूम। So this is again same way, do it. You know that L2 is equal to L1 1 plus alpha delta t. Instead of squaring, now take the cube root both side. Sorry, cube, not root. Cube both side. So this will become L2 to the power cube, L1 to the power cube, 1 plus alpha delta t to the power. अब देखो, इसको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में मत ब्रेक करने जाना। क्यों ऐसा नहीं करने जाओगे? क्योंकि तुम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पता है।
बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, अगर सेकेंड टर्म मेरा बहुत छोटा है तो बस इस पावर को आप यहाँ ले आके बिठा दो, वही हो गया एक्सपेंशन। आप लोग को ये बाइनोमियल थ्योरम से पता है। तो यहाँ पे अल्फा जो है इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्टेड। हायर ऑर्डर टर्म का मतलब अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का क्यूब, ये सब हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और इस 3 को बस सामने ले जाके बिठा दो। ये हमें बाइनोमियल थ्योरम से पता चलता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, L2 क्यूब इज इक्वल टू L1 क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। सो इंस्टेड ऑफ L2 हम लोग लिख सकते हैं इसको V2, L2 क्यूब की जगह, एंड L1 क्यूब की जगह V1 लिख सकते हैं। एंड इज इट एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, V2 is equal to V1 1 plus gamma delta t. So what will be the relation between alpha and gamma? So the relation between gamma is equal to 3 alpha. Yes or no? Clear? Highly? Deepak? Okay, Deepak is not present. What happened? Okay, Aili says yes, sir. So this is the relation between gamma and alpha, and previously we find a relation between alpha and beta. यहाँ से आप लिख सकते थे अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, एंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो द फाइनल रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम विल बी व्हाट? तो तीनों के बीच में रिलेशन ऐसा बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो दिस इज आवर फाइनल रिलेशन. यहाँ से आप बीटा और गामा के बीच में रिलेशन निकालना हो तो क्या लिखोगे? बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो यहाँ से हम लोग बोल देंगे बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू गामा. सो these आर सम फ्यू रिलेशंस, प्लीज कीप इन माइंड, इसको याद रखना होगा. एनी क्वेश्चंस? बोलो, कुछ क्वेश्चन है? अगर नहीं तो एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसे बनाओ. ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 मैं उतना डिटेल्स में नहीं लिखूंगा, ठीक है? मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा दे रहा हूं. 2 रॉड है, ठीक है? एक जो है वो है ग्लास का और दूसरा है स्टील का. ग्लास के लिए, और ये जो ये था ये एट 0 डिग्री सेल्सियस है. फिर इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो किया गया वो है 100 डिग्री सेल्सियस. ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से क्या हुआ? द चेंज, सर थोड़ा सा फिर से बताएंगे, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं था सर. ओके ओके मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था सर उतनी देर से. ओके, इट इज रिकॉर्डेड, जो प्रीवियसली हुआ है मैं सेंड कर दूंगा, यू कैन वॉच दैम. एक प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से. 2 रॉड्स है हमारे पास, one is glass, another of steel at 0 degree Celsius, and then we increase the temperature up to 100 degree Celsius. ठीक है? So that what happen, they differ in their length by 1 millimeter. So after expansion, change in length, change in final length. ठीक है? Change in final length, or better to say difference in the final length, difference in final length of 2 rod is equal to 1 millimeter. Given alpha for glass 8 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, and alpha for steel
12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. So you have to calculate final length of steel and final length of glass. No, sorry. सर इनिशियल लेंथ ही तो नहीं दिया है। इनिशियल लेंथ ही कैलकुलेट करना है सॉरी। सो हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल लेंथ। इनिशियली दोनों का लेंथ सेम था, ठीक है। इनिशियली दोनों का लेंथ सेम था, तो लेट कर लो इनिशियल लेंथ इसका L0 था दोनों का। सर एक्स ही पढ़ लीजिए ना। ये भी L0 था और L1 पकड़ लो, व्हाटएवर, मैंने L0 पकड़ा। चलो उसके बाद क्या होगा, ग्लास हीट होगा और ये बढ़ने के बाद इसका फाइनल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं L ग्लास Lg, ये ग्लास के लिए हुआ फाइनल। और स्टील उसी तरीके से स्टील भी इंक्रीज करेगा। सो फाइनल लेंथ इज LS, स्टैंड फॉर L स्टील। जो भी होगा लिख सकते हो तुम लोग, बगल में लिखना पड़ेगा L0 क्या है, LS क्या है, Lg क्या है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो इन दोनों के लिए इक्वेशंस लिखो। इसके लिए मैं बोल सकता हूं Lg इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा G डेल्टा T, and for steel it is L0 1 plus alpha steel into delta T. This equation is correct or not for both of them? Now look, हमारे पास अल्फा और डेल्टा टी दोनों के लिए है। यस सर करेक्ट। So Lg is equal to L0 1 plus 8 into 10 to the power minus 6 और डेल्टा टी का वैल्यू है 100। Similarly, Ls is equal to L0 1 plus 12 into 10 to the power minus 6 into 100. This is equation 1. This is equation 2. Now अनंत मुझे बताओ कि स्टील और ग्लास में ज्यादा एक्सपेंड कौन होगा, Ls बड़ा होगा या Lg बड़ा होगा? सर LS बड़ा होगा, करेक्ट। द रीजन इज ये अल्फा स्टील जो दिया है ये ज्यादा है, इसीलिए स्टील ज्यादा एक्सपेंड होगा। और इन दोनों का डिफरेंस जो है एक्सपेंशन के बाद, मतलब Ls माइनस Lg, ये गिवन है क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। डू इट। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपका ये हो जाएगा Ls माइनस Lg, और ये पूरा चीज लिखोगे आप माइनस ये पूरा चीज लिखोगे। डू इट। तो दोनों में L0 कॉमन है, तो मैं L0 कॉमन ले रहा हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस, कितना हो जाएगा, -6 था और यहाँ 100 है तो -4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -1 माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर -4। एग्री और नॉट? ये 10 टू द पावर -4 हो जा रहा है, -6 की जगह 100 मल्टीप्लाई कर दो, 1 कैंसिल आउट। सर 1/4 into 10 to the power -4 आंसर आ रहा है। Ls माइनस Lg, और ये हो जाएगा 12 माइनस 8, तो सिंपली ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है। So if we calculate in meters, depend on what scale you are using. I don't have a screen here, so मैं इसको screenshot ले लेना तुम लोग, मैं एक्स्ट्रा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। Ls minus Lg is equal to 4 into 10 to the power -4 into L0. So we have to calculate L0. L0 हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको आप लोग मीटर में ले सकते हो। कितना दिया हुआ था ये, 1 mm। 1 mm is equal to how much, 1 into 10 to the power -3 meters divided by this 4 into 10 to the power -4
तो ये हो जाएगा 10/4 राइट, और 2.5 meters. So initial length is equal to 2.5 meters. कितना आंसर आया? क्या बोल रहे थे दीपक, कितना आंसर था? यस सर। करेक्ट है ना? ओके। तो मैंने मीटर में नहीं कन्वर्ट किया था। नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, क्योंकि तुम्हारा लेंथ देखो, कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है वो मीटर में के फॉर्म में है, तो उसको रखना पड़ेगा। ओके 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 ओके, लेट्स डू another problem. ओके अच्छा, प्रॉब्लम हम लोग थोड़ी बाद में करते हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर और एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। डेंसिटी के केस में भी मैंने बताया था हाइड्रोस्टैटिक्स में कि वाटर का जो सर मैक्सिमम, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। नहीं नहीं नहीं, बॉन्डिंग वगैरह वो अलग है, पर वहां पे फिलहाल हम लोग को क्या, एनामोलस बिहेवियर क्या है, दैट वाटर जो एक्सपेंड करता है ना, 1 kg ऑफ वाटर अगर है, अब इसको अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, ठीक है, तो इनिशियली मान लो इसका वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर इतना था, ठीक है, इतना था हमारा। जब इसका आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो तो इनिशियली इसका वॉल्यूम घटने लगता है, और वॉल्यूम घटने का मतलब क्या होता है, डेंसिटी बढ़ने लगता है। तो इनिशियली जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, एंड एज ए रिजल्ट डेंसिटी जो है हमारा वो बढ़ने लगता है। ये कब तक होता है? फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जो है ये चीज चलता रहता है। ये कब तक चलता है? अप टू 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या होता है? बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री से आप टेम्परेचर जब बढ़ा दोगे तो आप जैसे जैसे तो इंक्रीज करता जाता है। बढ़ाओगे, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जनरली हमें क्या पता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन होता है फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एक्सेप्शनल टेम्परेचर रेंज, ठीक है ना? सो बियॉन्ड दिस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड द डेंसिटी विल डिक्रीज। सो ये जनरल चीजें हैं आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। दैट इज वाई वाटर एक्सपेंशन इज कॉल्ड एनामोलस। एनामोलस का मतलब क्या होता है? विचित्र, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन जनरल बाकी गैसेस का या लिक्विड का एक्सपेंशन क्या होता है? ऐसा होता है, if we increase the temperature, the volume will increase. And this is very, very important. This expansion is very, very important in the sense of aquatic life. ठीक है, पानी के अंदर क्या होता है हमारा, पानी के अंदर अगर ऐसा बिहेवियर नहीं होता एनामोलस एक्सपेंशन तो क्या होता? गर्मी के टाइम में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता कि सारे जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे अंदर के, वो सारे मर जाते। और जब बर्फ ऊपर जमता तो बर्फ पूरा जम जाता नीचे तक, तो सारे एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते। लेकिन नेचर ने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया है कि जब ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, हम लोग धीरे धीरे वाटर में नीचे की तरफ आएंगे, और जितना हम लोग वाटर के नीचे की तरफ जाएंगे उसका डेंसिटी क्या होगा? उतना कम होगा या ज्यादा होगा जितना हम लोग नीचे जाएंगे? सर ज्यादा हो जाएगा तो। ज्यादा होगा, एग्जैक्टली। जितना हम लोग नीचे जाएंगे उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होके कहाँ तक पहुंचते जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री। इंक्रीज करेगा। तो वही चीज यहाँ लिखा है, देखो, एज वी गो डाउन टू द वाटर इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज एंड एज ए रिजल्ट its volume decreases and its temperature will Sir. increases. Yes. सर इसका मेन रीजन तो तब भी लाई करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही ना। Yes, bonding है। Yes, obviously. ये सब कुछ जो है ना, ये बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। केज लाइक स्ट्रक्चर टू नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये सारे कन्वर्शंस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, वो केमिस्ट्री के लिए था।
फिजिक्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक्वाटिक लाइफ। ओके, इफ वी गो डाउन टू द, ऊपर का कुछ लेयर पूरा जम जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जम जाता है, लेकिन नीचे के जो लेयर्स हैं वहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है और सारे लिविंग बीइंग्स यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात मैंने अभी कही वो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। This means that water has the maximum density at 4 degrees Celsius. Obviously, this property has an important environment effect. Bodies of water such as lake and ponds freeze at the top first as lake cools to the 4 degrees Celsius, and the water near the surface loses the energy to atmosphere, become dense and shrink. The warmer, less dense water near the bottom rises. However, when the coldest water on top reaches the temperature 4 degrees Celsius, it becomes less dense and remain at the surface. So ये चीज जो अभी अभी हमने समझा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज रीड इट। ओके, ये एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो है एंड रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। या लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। एन आयरन टायर, एक आयरन टायर है, इज टू बी फिटेड ऑन अ वुडन व्हील। इस आयरन टायर को वुडन व्हील के ऊपर फिट करना है। आयरन टायर सुनने से कंफ्यूज मत होना, आयरन का भी टायर होता है, ठीक है। और व्हील, सर मतलब जैसे वो रबर का टायर होता है वैसा क्या आयरन का टायर? हाँ बिल्कुल, और रेल के चक्कों में भी टायर होता है। कभी ध्यान से रेल का चक्का देखोगे ना, रेल तो वो तो जो सिर्फ चक्का फ्रेम होता है, होता है। नहीं, यहाँ से ये जो पूरा सॉलिड फेस है वो आयरन है। इसके ऊपर एक थीन लेयर होता है, बहुत थीन लेयर होगा, देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा, वो दूसरे चीज का बना होता है। दैट इज अ एलॉय, जो कम वेयर एंड टियर इसका कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड आयरन टायर, ठीक है। ये एक वुड है, वुडन ब्लॉक है व्हील इस क्वेश्चन में, जिसके ऊपर ऐसे आयरन का टायर बिठाना है मुझे, मतलब आयरन का एक रॉड को बिठा देना है। सो द डायमीटर, व्हील डायमीटर इज गिवन 1 meter, and the diameter of tire is 1 centimeter smaller than that of the wheel. Remember, the diameter of tire 0.99 मीटर is 1 centimeter smaller than that of wheel. How much the temperature of the tire is required to be raised so that it can be fitted? Okay, so how much temperature is required? Temperature raised मतलब आपसे T1 minus T2 पूछ रहा है। टेम्परेचर को कितना बढ़ाओगे तो होगा, अल्फा फॉर आयरन इज गिवन इन द क्वेश्चन 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. Do it, simple question. सर क्वेश्चन में मतलब पूछा क्या है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे इसको हम फिट कर पाएंगे, मतलब इसका लेंथ जो है पहले, वो 0.99 मीटर से 1.01 मीटर होना पड़ेगा। तो हाँ, व्हील का साइज का होना पड़ेगा ना उसके ऊपर फिट होने के लिए। पहले व्हील से छोटा था, तो आपको फिट करने के लिए क्या करना, यस सर, टेम्परेचर बढ़ा के उसके साइज का लाना होगा। तो सर साइज से बड़ा करना पड़ेगा। तो इनिशियली डायमीटर गिवन है, फाइनल डायमीटर गिवन है। इनिशियल डायमीटर इज 0.99 मीटर। yes, and final diameter is 1 meter. So diameter, सर 1.01 लेना पड़ेगा, तो नहीं तो फिट नहीं होगा ना, तो उसके बराबर का लेने से नहीं कैसे फिट उसके होगा? बराबर ही पकड़ो यार, उसके बराबर पकड़ो ना। ज्यादा क्यों पकड़ोगे, ज्यादा पकड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी का साइज का होगा ना। उसका आउटर सरफेस मोटा होगा वो ऊपर दिखेगा, लेकिन जो टच कर रहा होगा उस व्हील को वो तो उतना ही का होगा। यस सर। सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और लीनियर यस सर, एरियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन।
दिस क्वेश्चन इज फॉर लीनियर एक्सपेंशन। सो डायमीटर और लेंथ में क्या रिलेशन होता है? लेंथ ऑफ टायर कैसे निकालोगे? सिंपल सा बात बताओ ना। इसको अगर काट देंगे हम लोग और इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे निकालते थे? उसको सर्कमफेरेंस कहते थे, आई रिमेम्बर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? circumference of a ring is how much? अनंत बताओ। circumference of a ring. तो 2 pi r. Yes, so this is 2 pi r or pi d, isn't it? Sir, pi. Yes, so initial length of tire is 0.99 meter. So initial length कितना हो जाएगा? Sorry, initial length नहीं, sorry, initial diameter. So initial length कितना हो जाएगा हमारा? That will be equal to 2 pi r और we call set pi d. So ये हो जाएगा 0.99 pi meter. Similarly, final diameter is 1 meter. So final length is equal to pi into 1, pi meters. So now we know the formula. L2 minus L1 is equal to L1 alpha delta t. Yes or no? So use this formula and find out delta t. Yes, sir. Just a calculation. Please check out whether it is 841.8 degrees Celsius. आइली तुम्हारा आया इतना आंसर? कैलकुलेट करो। जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड था। Yes, sir. इतना ही आ रहा, sir. ओके ओके। Okay, so this is all about your thermal expansion of solid liquid, sorry, thermal expansion of solid only. Thermal expansion for liquid is a tedious task. The reason is thermal expansion of liquid, थोड़ा सा सुन लो, इसको नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे या मैं एक लेक्चर भेजूंगा। सपोज करो ये एक बीकर है लाइक दिस एंड एक कॉर्क से मैंने इसको बंद किया और इसके अंदर एक फ्लास्क, एक ऐसे ट्यूब रख दिया मैंने।
और इसको पूरा फुल्ली फिल कर दिया मैंने लिक्विड से। ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर कुछ डिसीजन ले लो। और इसके ऊपर ऐसे मार्किंग किया गया है इन मिलीमीटर्स। और अगर मैं इसे हीट करूं सो क्या होगा? यस, तो वाटर का लेवल राइज होना चाहिए। हाँ, कहाँ पे राइज होगा वाटर? क्योंकि ये तो पूरा कॉर्क से बंद है, यहाँ तो ये राइज नहीं हो सकता। कहाँ पे राइज होगा? ये जो ट्यूब हमने रखा है इसमें वाटर ऊपर जाएगा, राइट? यस सर। और यहाँ पे ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। तो वाटर क्या होगा मेरा, एक्सपेंड करके ऊपर आ जाएगा, राइट? तो मुझे जो यहाँ मिलेगा वो क्या होगा मेरा? ये होगा राइज इन वॉल्यूम, यस सर। राइज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो हम लोग आसानी से बता सकते थे, इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है और इंक्रीज इन वॉल्यूम पता हो गया, तो आराम से कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पर दो टर्म हमें देखने मिल रहा है, एक हो रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये दो चीजें यहाँ आ जा रही है, दैट विल बी टीडियस टू टास्क। व्हाई? द रीजन इज कि जब आपने इसको हिट किया, ये सॉलिड बीकर था, तो इस सॉलिड बीकर का भी एक्सपेंशन हुआ होगा, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड भी हुआ होगा यहाँ पर। उसके साथ साथ ये जो पूरा इक्विपमेंट है इसमें भी चेंज आया होगा उसका वॉल्यूम में या उसके लेंथ में। एंड देन उसके बाद जो मेरा वाटर जो है वो एक्सपेंड किया होगा। यस और नो? समझ में आया क्यों ये इतना सिंपल नहीं होता है? क्योंकि जब भी आप पूरे इक्विपमेंट को हिट करते हो तो वहां पर फ्लास्क जो है, सब्सटेंस जो है वो भी एक्सपेंड कर जाता है, एंड देन उसके अंदर का लिक्विड एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा। इस लाइन को आराम से लिख सकते हो आप लोग, दैट रियल एक्सपेंशन of liquid is equal to expansion of the vessel plus apparent expansion of liquid. Real expansion is equal to what? Expansion of the vessel plus ये जो raise in volume मुझे दिख रहा है ये क्या है? apparent expansion of the liquid. Is it clear? Apparent मतलब जो दिख रहा है आपको, जो expansion हुआ. So can we write down this one, that real expansion is equal to expansion of the vessel plus apparent expansion of the liquid? Yes or no? यस। So from this concept हम लोग liquid के लिए क्या कह सकते हैं? अगर मुझे गामा निकालना है, that is volume expansion for liquid, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसमें निकालेंगे क्या? जैसे निकालते थे वैसे एक्सपेंशन ऑफ निकालेंगे, द और क्या लिक्विड। निकालेंगे? तो यस। इसमें एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड निकालेंगे ना, तो उसको माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, हमें पहले निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अगर मैं निकालूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? एपरेंट एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, इसको मैं बोल सकता हूं गामा एपरेंट। तो ये हमारा हो जाएगा एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे यस सर। हम लोग इसको बोलते हैं एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। सर कुछ दिख नहीं रहा, पॉइंटर बस चलते जा रहा है। सबको दिख रहा है ये? बाकी लोगों को? हेलो Aili and Anant, Yes, sir. for you the marker. Yes, sir. Okay, so V2 minus V1, but this is apparent, so इसलिए इसके ऊपर एक बार है
कि ये apparent change in volume होगा divided by original volume होगा, V1 is the original volume into the change in temperature. तो वही चीज लिखा गया है यहाँ पे, this is called change in apparent change in volume divided by original volume, and this is for delta T. And when this is real expansion, so then we can say ऊपर हो जाएगा हमारा V2 minus V1, this is for real expansion, divided by V1, this is original volume, into delta T. So real expansion of liquid is V2 minus V1. ठीक है, apparent expansion of liquid is V2 prime minus V1. Is it clear for expansion of liquids? कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछ सकते हो. सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं, अगर कुछ डाउट होगा नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हो, इसको एक बार रीड कर लेना. एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क विच इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा तुम्हारा दैट हूप्स एक्सपेरिमेंट, एंड आई होप कुछ बचा नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह का कुछ बचा होगा, रेजिस्टेंस का रिलेशन वगैरह वगैरह, एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एंड ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट. यस, ये बचा हुआ है, स्पेसिफिक हीट बचा हुआ है. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके सर. विल ऑल्सो स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स का कुछ बचा हुआ पोर्शन है, वो कंप्लीट कर लेंगे. ओके देन, गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट.